हेलो गाइस, वेलकम इन अवर क्लासेस में आपका स्वागत है। अवर क्लासेस जिसमें मैं आपको अर्थशास्त्र की टी.आर. जैन बुक का एक एक चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगी एंड उम्मीद करूंगी कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर समझ आएगा। तो हम चैप्टर 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। 2 बुकें हैं, सांख्यिकी अर्थशास्त्र की भी मैं अलग वीडियोज़ डालूँगी। फिलहाल व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र का मतलब हमें समय पता होना चाहिए कि क्या होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक प्रणाली होती है जिसके अंदर व्यक्ति या संगठन यानी कि ग्रुप जो होते हैं वो कोई काम करते हैं, वो भी आर्थिक क्रिया मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अब आगे पढ़ लेते हैं ये आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। जो भी क्रियाएं, जैसे आपके पापा कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पेशा करते हैं, रोजगार करते हैं, जो भी काम आपके मम्मी या पापा या आप पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। फिर आती हैं हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। जैसे आपकी मम्मी घर का काम करती हैं, वो काम वो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं करती, वो अपने आपके लिए करती हैं। आप किसी की सेवा करते हैं, आप सेवा करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो ये हम धन कमाने के उद्देश्य नहीं करते। तो ये होता है हमारा गैर आर्थिक क्रिया। किसी की मदद करना, मदद हम किसी लालच में नहीं करते, किसी की अपने संतुष्टि के लिए करते हैं, उसे कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि का क्या अर्थ होता है? छोटा। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक परिवार। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ों की बात होती है, किसी भी चीज़ का अध्ययन किया जाता है वो व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। एक परिवार, एक उपभोक्ता, हर चीज़ एक। फिर हम आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से बना है। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। अब बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर भी छोटी छोटी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय है तो एक ही चीज़ पर इसका अध्ययन क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते, सरकार करती है। तो ये हो गया हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत जैसा है वैसे का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र जो होती है हमारी, उसके अंतर्गत जो चीज़ है उसी का विश्लेषण किया जाता है, उसी के ऊपर बात की जाती है। जैसे कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो है सो है, तो हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। और हम इससे रिलेट करते हुए समझेंगे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इसे क्या नहीं होना चाहिए का विश्लेषण किया जाता है। यह हमें बताता है कि आर्थिक समस्या को कैसे हल किया जाना चाहिए। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमें ये भी बताता है कि आर्थिक समस्या को कैसे हल किया जाना चाहिए और उसके हल भी देता है हमें, उसकी सत्यता के जांच कर। अब वास्तविक अर्थशास्त्र है, अब जैसे मैंने बोला है कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है, हम वास्तविक अर्थशास्त्र में केवल हम इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है। अगर वही आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात की जाए तो हम उसमें ये अध्ययन नहीं करेंगे कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है। हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे कि क्या होना चाहिए, भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है तो उसके उपाय क्या होने चाहिए कि जिससे बेरोज़गारी ना बढ़े। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा भारत में धन एवं आय की व्यापक। जो हमारी आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है ये क्या करता है, ये हमें आर्थिक निर्णयों के सही गलत जो पक्ष होते हैं उनकी जांच करता है। फिर लक्ष्य को निर्धारित कर उनको हासिल करने में के भी सुझाव देता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं और इसके अंदर हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि हो क्या रहा है। इसमें हम हल देते हैं कि अगर ये हो रहा है तो उसका क्या हल होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था
आजीविका कमाने का महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाइयाँ आजीविका का निर्माण करती हैं। अन्य शब्दों में पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। अर्थव्यवस्था, जहाँ हम रह रहे हैं वो सब अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोग उत्पादन इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, यानी कि अपनी आजीविका का निर्माण करते हैं। आगे पढ़ते हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर में से कुछ आता है एग्ज़ाम्स में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या को हम पढ़ते हैं। आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं। सीमित होने के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जिसके कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है। हम मनुष्य हैं, हमारी अनेक आवश्यकताएं होती हैं, अनेक। अगर हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं सोर्सेज। आपने ये 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, भूगोल में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो साधन होते हैं वो हमारे सीमित होते हैं। और साधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। हम एक ही साधन से कई चीज़ों का निर्माण करे जा सकते हैं, जिसे आर्थिक समस्या कहते हैं। और साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो उसी के कारण चयन की समस्या पड़ती है, क्योंकि साधन लिमिटेड हैं तो हम उनका इस्तेमाल उसी चीज़ में करना पसंद करेंगे जो अत्यधिक आवश्यक है। आर्थिक समस्या, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चयन की समस्या आर्थिक समस्या कैसे कहलाती है, चयन की समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है, तो आप उस बात पे ध्यान दें। अब हम इनके कॉजेज़, कारण पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा असीमित आवश्यकताएं। एक अर्थव्यवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जब मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये बात बहुत कॉमन सी है। हम इंसान हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हमें दुनिया की हर चीज़ मिल जाए तब भी हमें यही रहता है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो हमारी क्या जो है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं। हमारी एक ख्वाहिश पूरी होती है, हमारी दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। फिर हम दूसरा कॉज पढ़ते हैं, सीमित साधन। विभिन्न वस्तुएं व सेवाओं के उत्पादन करने हेतु साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू करते हैं हमें भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि क्या है, हमारी लिमिटेड है। श्रम क्या है, हमारे लिमिटेड है। पूंजी हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर काम कर सकें। लेकिन वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता की तुलना में संसाधन कम है। ये संसाधन ये जो है हमारे सारे ये बहुत कम है। हमारा पानी कम है, आपको पता है आगे जाके पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब को हमें एक बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर संसाधनों के वैकल्पिक भी प्रयोग भी होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं दूध से हमारी खीर भी बनाई जा सकती है, दूध से हमारे चाय भी बनाई जा सकती है, दूध बच्चे भी पीते हैं, दूध से हमारी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पर वैकल्पिक प्रयोग है। अब हमारे पास दूध क्या है, 1 किलो दूध है। हम उस दूध को खीर में तभी इस्तेमाल करना पसंद करेंगे जब हमारे पास बहुत सारा दूध होगा। अगर हमारे पास सिर्फ 1 किलो दूध होगा तो हम उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा दूध की आवश्यकता किस चीज़ में है। हमें आवश्यकता है चाय में, तो हम उसका इस्तेमाल किस में करेंगे, चाय में। यहाँ पे हमें चयन करना पड़ेगा कि हम खीर में करें, बच्चों को पिलाएं या चाय बनाएं। हमने देखा इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, चाय। हम क्या इस्तेमाल करें, दूध का किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, चाय में। तो ओके, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है टी.आर. जैन की बुक के अकॉर्डिंग। मैं आगे की वीडियोस और डालूँगी और किसी को मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी डालूँगी सॉल्व करके। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू।